बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे ये फार्माकोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स थे उसकी एक ओवरऑल वीडियो में हम मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इस पे हमने डिटेल से वीडियो भी बनाई हुई है ऑलरेडी। सबसे पहले हम इसमें एनेस्थेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे। एनेस्थेटिक ड्रग्स का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इट इज़ द लॉस ऑफ सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट लॉस ऑफ वाइटल फंक्शन। इसमें क्या होता है कि आप सेंसेशन जो है आपका ख़त्म हो जाता है, मतलब आपको कोई चीज़ फील नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसमें हमेशा बेहोश होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ख़ास जगह पे जो है कोई चीज़ फील नहीं होती लेकिन आप बिल्कुल होश में होते हैं, और इसमें आपका वाइटल साइन जितने भी होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जब आप ये देंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका पेन का जो प्रोसेस है या जिस तरीके से पेन फील होता है वो आपका बंद हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें फील नहीं होंगी। इसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के दो टाइप्स है, एक है लोकल एनेस्थेटिक्स, दूसरा है जनरल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स वो है जो किसी ख़ास एरिया में बॉडी के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दांत निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ दांत के लिए आपको नशा किया जाता है, तो उसी जगह पे जो एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया जब आपको मतलब एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं उसके लिए उसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके पास दो किस्म के ड्रग्स आते हैं, ईस्टर और अमाइड। ये क्लोरो प्रोकेन और प्रोकेन और टेट्राकेन, ये सारी चीज़ें ये आप देख लें, ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। केन वाले जितने भी ड्रग्स हैं ये लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट आप इतना याद रखें। इसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक्स है। जनरल एनेस्थेटिक्स में आपकी एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी जो है वो बेहोश होती है, नशे में होती है, आपको कोई चीज़ फील नहीं होती। ये ज़्यादातर ये ड्रग्स जो है ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रग्स है ये ज़्यादातर पेरेंटली दिए जाते हैं या फिर बाय इनहेलेशन दिए जाते हैं। इनहेलेशन वाले जो ड्रग्स है वो नाइट्रस ऑक्साइड, हिलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, क्लोरोफॉर्म और इथाइल क्लोराइड है। बाकी जो इंट्रावेनस जो आईवी के थ्रू देते हैं दैट इज़ बेंजोडाइजेपिन, मेडाजोलाम, प्रोपोफोल और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक्स में ये इनहेलेशनल और इंट्रावेनस ड्रग जो है याद रखने हैं आपको। और इसके अलावा जो जनरल एनेस्थेटिक का मेन डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मज़ीद इसके कुछ टाइप्स है लोकल एनेस्थीसिया के, वो टॉपिकल एनेस्थीसिया है जो स्किन के ऊपर आप कोई क्रीम वगैरह लगाते हो जिससे आपका वो जगह नम हो जाता है। ठीक है, उसको हम टॉपिकल एनेस्थीसिया में काउंट करते हैं। लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में जो है एनेस्थेटिक यूज इनटू टिश्यूज़, टिश्यूज़ में स्पेशली ये दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को जो है डेंटल कोई प्रोसीजर करनी है, मतलब दांत वगैरह में वो जो दिया जाता है उसको हम लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया कहते हैं। कोई ख़ास छोटा सा ज़ख़म है उसको अक्सर जब हम स्टिचेस वगैरह लगाते हैं उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, या कोई किसी जगह को थोड़ा सा मतलब कट करना हो, थोड़ी सी कोई छोटी सर्जरी करनी हो उसके लिए दिए जाते हैं। और या किसी कोई टिश्यू सेल वगैरह लेना है, बायोप्सी करनी है तो उसके लिए लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके अलावा रीजनल एनेस्थीसिया है जिसमें जो है नर्व्स वो बिल्कुल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं, नर्व से जो है आगे पेन इम्पल्स नहीं पास होते ब्रेन तक। ठीक है, तो रीजनल एनेस्थीसिया नर्व्स में यूज़ होता है। ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं हम ऑलरेडी। इसके अलावा प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स है। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स है जो कि एनेस्थीसिया से पहले दिए जाते हैं ताकि बंदे को जो थोड़ी सी उलझन होती है, थोड़ा सा टेंशन होता है कि मतलब ये अब मैं जो है एनेस्थीसिया में जा रहा हूँ, मैं बेहोश होऊंगा या मेरी सर्जरी की जाने वाली है, तो उसका जो टेंशन होता है उसके लिए उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। और ये टाइम पे देना ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम पे नहीं देंगे, जितना उसका टाइम होता है वो मतलब आपको डॉक्टर बताएगा, तो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, शायद उसके ऊपर फिर एनेस्थीसिया अच्छे से असर ना करे। तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो ड्रग्स है जो एनेस्थीसिया देने से पहले दिए जाते हैं ताकि वो जो मरीज़ है वो बिल्कुल रिलैक्स रहें और उसको कोई किस्म एंजाइटी वगैरह ना हो। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, ये जो है ये प्री एनेस्थेटिक्स हैं। इसमें आप अगर मेन क्लासेस याद रखेंगे तो भी काफ़ी है, बाकी इसके एक दो नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे नारकोटिक्स है, बारबिचुरेट्स है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मतलब वो चीज़ें हैं जो कि प्री एनेस्थेटिक्स हैं।
जनरल एनेस्थीसिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब आपकी पूरी बॉडी को एनेस्थेटिक्स लगाए जाते हैं और इसमें आपकी पूरी बॉडी बेहोश हो जाती है, उसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसमें आपको 5 साइंस देखने को मिलेंगे। अनकॉन्शियसनेस, एमनीशिया मतलब जो है यादाश्त का चले जाना, आपको उस टाइम का कोई भी बात याद नहीं रहेगी। एनाल्जेसिया, नशा, ठीक है, या नींद। इसके अलावा आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और स्केलेटल मसल जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जनरल एनेस्थीसिया जो है ज़्यादातर आईवी या फिर इन्हेलेशन के थ्रू दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये गैस के ज़रिए ऑक्सीजन के साथ मिल के भी मतलब इन्हेलेशन के ज़रिए दिया जाता है। इसके अलावा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट से नाम से पता चलता है कि ये मसल को रिलैक्स करेंगे। वो ड्रग्स जो कि आपके मसल को रिलैक्स करते हैं उसको हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कहते हैं। इसमें आपको कुछ ड्रग्स इस साइड पे दिए गए हैं, या पढ़ सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला दैट इज़ सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड। तो कम से कम ये तो नाम आपको पता होने चाहिए। बाकी नाम एक जैसे हैं तो आप मतलब एक ट्रिक लगा ले कि जैसे पेनकोरोनियम है तो इसका मतलब वही होगा कि मसल रिलैक्सेंट्स है, ठीक है। इसके नाम तकरीबन एक जैसे हैं सारे, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया के स्टेजेस हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेज 1 है, स्टेज 2 डिलीरियम या फिर एक्साइटमेंट है, स्टेज 3 सर्जिकल स्टेट है और स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस। इसमें बंदा स्टेज 4 में नहीं जाना चाहिए। इस स्टेज 4 में तभी जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा उसको एनेस्थीसिया देंगे, तो उसकी वजह से उसका हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में होगा। उसके आर्गन्स या वाइटल आर्गन्स भी जो है सप्रेस हो सकते हैं। तो ये आगे जाके मतलब डेंजरस स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया है, ठीक है। ये चार्ट आपको दिया हुआ है कि किस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। पीपल कैसे होते हैं, रिस्पायरेशन कैसी होती हैं, पल्स और ये सारी चीज़ें, बीपी, ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं, ये तो इजी है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स हैं, मेथोहेक्सेटेल है, थायोपेंटेल है, इटोमेडेट है, प्रोपोफोल है। मेन जो है आपको नाम याद होने चाहिए, बस ये काफ़ी है। ये मेडाजोलम, सेवोफ्लोरिन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा क्लास हमारे पास है एंटी कन्वल्सेंट्स या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो कि एपिलेप्सी के ख़िलाफ़ यूज़ होते हैं। उसके लिए एपिलेप्सी और सीज़र में आपको पता होना चाहिए, सीज़र जो है कभी कभी आते हैं और ये एक झटका है या फिर जो है ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर रिपीटेड सीज़र आते हैं फिर उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है। ये क्यों आते हैं? हमारे ब्रेन में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिकल फंक्शंस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो बार बार रिलीज़ हो रहे होते हैं, मसला होता है, ठीक है। और ये एक एपिलेप्सी जो है क्रॉनिक डिजीज़ है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब एक बंदे से दूसरे को नहीं लगती और ये हर किस्म के एज के लोगों को मुतासिर कर सकती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अराउंड 50 मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड हैव एपिलेप्सी, ठीक है। इसके अलावा जो है वही बात है कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस की वजह से होता है, ब्रेन में ज़्यादातर डिस्चार्जेस की वजह से। अच्छा, ये वही बात है कि सीजर्स क्या है, तो ये आप देखें। सीजर्स के कुछ टाइप्स है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले पार्शियल या फिर फोकल सीज़र है। ये वो सीज़र है जो कि ब्रेन के किसी लोकल एरिया को, मतलब किसी एक एरिया के ऊपर जाके एक्शन करेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी का कोई एक हिस्सा इसमें अफेक्टेड होगा, इसके कोई ख़ास साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा है जनरलाइज सीज़र। इसके जो है आपकी पूरी बॉडी में ये फैले होंगे, मतलब इसमें आपकी पूरी बॉडी इफेक्टेड होगी और इसमें जो है वो आपकी पूरी बॉडी इसमें मतलब उसमें सीज़र्स आएंगे। इसके कुछ टाइप्स है, एब्सेंट सीज़र, क्लॉनिक सीज़र, माइक्लॉनिक। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में, तो आप वो देखें अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एब्सेंट सीज़र का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ पेटेट माल सीज़र। ये जो लिखा हुआ है ना, पेटेट माल सीज़र, जो कि बच्चों में ज़्यादातर होता है। एब्सेंट सीज़र को दूसरा नाम क्या कहते हैं? पेटेट माल सीज़र। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉजेज़ इसके क्या क्या होते हैं, वे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई ब्रेन इंजरी हो गई किसी को ऑलरेडी कोई जेनेटिकल इशू है, किसी को इन्फेक्शन है, मेटाबॉलिक इशू है, किसी को इम्यून सिस्टम का मसला है, या कभी कभी अननोन भी होता है, तो इस वजह से जो है बंदे को एपिलेप्सी या वो चीज़ें आ सकती हैं। अब आते हैं इसके ड्रग्स पे। इसमें जो है 5 टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज़ होती हैं, जो कि बारबिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, हाइड्रोटाइन, ऑक्जेजोलेडिनाइड्स और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और सक्सिनामाइड। ये जो है 5 टाइप्स ऑफ ड्रग्स है जो कि एपिलेप्सी में यूज़ होते हैं। इसमें जो है बारबिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन जो है एनेस्थेटिक्स, आगे जाके पहले हमने पढ़ा कि एनेस्थेटिक्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कॉमन है।
दोनों में यूज़ हो सकते हैं। इसका एक्शन क्या है? एक्शन वही है कि जो एक्साइटेबिलिटी थी जिसकी वजह से एपिलेप्सी या फिर झटके आ रहे थे, जो ब्रेन में चार्जेस डिस्चार्जेस हो रहे थे, ठीक है, तो उनको ये जाके कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, तो एपिलेप्सी ख़त्म हो जाएगी। प्रेगनेंसी में ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर दो कंडीशंस है। अगर जो फीमेल है, अगर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उससे पहले अगर उसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के सीजर्स पड़ते हैं तो फिर आप उसको प्रेगनेंसी में डिसकंटिन्यू नहीं करते। लेकिन अगर उनको ऐसे सीजर्स पड़ते हैं जो कि ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और उनके बॉडी को उससे ख़तरा नहीं है या उसके बच्चे को ख़तरा नहीं है, तो फिर वो क्या होता है, उसको हम डिसकंटिन्यू करते हैं। एडवर्स रिएक्शन बारबिचुरेट के क्या है कि सेडेशन कॉज कर सकते हैं, मतलब नींद वगैरह आ सकती है, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, कंस्टिपेशन, ये आप देख सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन के बताए गए हैं, हाइड्रेंटॉइंस के बताए गए हैं, ऑक्जेजोलिडिनाइड्स, पता नहीं क्या, बहुत मुश्किल नाम है, ठीक है, सक्सिनामाइड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसका नर्सिंग प्रोसेस प्री एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि मतलब इस ड्रग देने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, तो ये आप पढ़ लें। नेक्स्ट आते हैं पार्किंसन डिजीज़ पे। पार्किंसन डिजीज़ का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। पार्किंसन डिजीज़ में ये जो है, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं पैरालिसिस एजिटेंस, ठीक है, दूसरा नाम है पार्किंसन डिजीज़ का। और ये ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें जो है अनइंटेंडेड या फिर अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती है, मतलब मसल खुद ब खुद जो है वो बहुत ज़्यादा शेकिंग करते हैं, हिलते हैं, स्टिफनेस होती है उसमें, और बॉडी का जो बैलेंस या फिर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है। इसमें जो है डोपामीन की कमी होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है वो डोपामीन की कमी होती है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि डोपामीन की कमी होती है और एसिटाइलकोलिन इसमें ज़्यादा होता है इस डिज़ीज़ में, ठीक है। इसका आपको नीचे साइन सिम्टम बताए गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, इसके ड्रग्स हैं, डोपामिनर्जिक ड्रग्स, वो ड्रग्स हैं जो कि डोपामीन के को ज़्यादा करेंगे। मतलब इस ड्रग में, इस बीमारी में डोपामीन की कमी है तो हम उसमें वो ड्रग्स देंगे डोपामिनर्जिक जो कि डोपामीन की लेवल को ज़्यादा करेंगे। वो कौन कौन से ड्रग्स हैं? लेवोडोपा, कार्बिडोपा, एमेंटिडीन और परगुलाइड मिजाइलेट, ये चार वो ड्रग्स हैं जो कि डोपामीन के लेवल को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर। ये याद रखने आपने, ये आपको वो दिखाए गए हैं। इसका एक्शन क्या है कि डोपामीन अगर आप ओरली देंगे तो वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकता, मतलब वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो इनइफेक्टिव होगा। लेवोडोपा उसकी जगह हम देते हैं और लेवोडोपा जो है वो जाता है ब्रेन में और वो डोपामीन की तरह काम करता है। जो काम डोपामीन का है, तो डोपामीन की कमी है बॉडी के अंदर, इसीलिए हम लेवोडोपा देते हैं। लेवोडोपा जो है वो जाके आगे डोपामीन की तरह बॉडी में काम करता है और जो ज़रूरत है वो हम पूरा करते हैं उससे। स्पेशली लेवोडोपा के साथ हम कार्बिडोपा, यानी दोनों जो है वो कम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं, एक साथ देते हैं, ठीक है, और वो जाके डोपामीन का काम पूरा करता है। बाकी जो दो ड्रग्स है इसमें क्या नाम था उसका, सेलेजिलिन, और ये जो पार्किंसन, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फुली अंडरस्टूड नहीं है अभी तक। अच्छा, ये वही आपको बताया गया है। इसके एडवर्स रिएक्शन पे अगर आप देखें तो एडवर्स रिएक्शन का कुछ ख़ास नहीं है इन दोनों का, लेकिन अगर आप ये दे रहे हो और उसके बावजूद भी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पार्किंसन डिजीज़, तो फिर आप उसको ये ड्रग ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो जब आप ये ड्रग ज़्यादा करेंगे और ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा, तो फिर उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स या फिर लिम्स, ठीक है, आपके हाथ पाँव जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू करेंगे और फेशियल मसल जो है वो भी इनवॉलंटरी हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्टोनिक मूवमेंट्स है, ठीक है, जिसमें जो है आपके टंग, जॉ, आइज़ और नेक जो है वो ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टेड होते हैं। ये इसके दो मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं, डिस्टोनिक मूवमेंट और कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा क्लास है इसमें, दैट इज़ एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक जो है वो ड्रग्स है जो कि हम एसिटाइलकोलिन के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। तो इसमें एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए एंटीकोलिनर्जिक में हम वो ड्रग्स देंगे जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करेंगे, ठीक है। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि एसिटाइलकोलिन वो ड्रग्स है जो कि एसिटाइलकोलिन
को एंटीकोलिनर्जिक वो ड्रग्स है जो कि एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करें या फिर कम करें, ठीक है। इसका एक्शन वही है कि ये जो है दूसरा ड्रग है ये कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट जो है स्पेशली आप अभी इनहिबिटर को इग्नोर करें। कॉम्ट एक एंजाइम है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये वो एंजाइम है जो कि आपके बॉडी में डोपामीन के लेवल को कम करता है। तो हम उस एंजाइम को कम करने के लिए कॉम्ट इनहिबिटर देते हैं। जब हम वो देंगे तो वो जाके उस एंजाइम के ऊपर अटैक करते हैं, उसको बंद करते हैं, तो फिर डोपामीन का लेवल कम नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहती हैं। इसका जो एडवर्स रिएक्शन है वो ये आप देख लें, डिसोरिएंटेशन, कन्फ्यूजन वगैरह। अच्छा, नर्सिंग प्रोसेस बताया गया है कि आपने जो है बगैर बताएं या बगैर डॉक्टर से पूछे डोज डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करना। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो फिर आपने उसका जो है ट्रीटमेंट करना है। अल्कोहल वगैरह आपने अवॉइड करने हैं। कोई जो है ड्राई माउथ है तो वो आपने पानी वगैरह देना है उसमें, वही सारी चीज़ें जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि लेवोडोपा के साथ हम विटामिन B6 नहीं देते, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। विटामिन के साथ विटामिन B6 नहीं देते। और इसमें यह है कि ज़्यादातर खाने जिसमें विटामिन B6 होता है तो फिर वो पेशेंट को, अगर वो लेवोडोपा ले रहा है तो फिर उनको वो खाने नहीं खाने पड़ते, गुरेज करना पड़ता है। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना या फिर ना खाना थोड़ा बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसको फिर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है उस लेवल को कम करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा ना खाए। अच्छा, इसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एंटी माइग्रेन है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हमारे जो हमारा क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 5, ठीक है, उसका मसला है। उसमें जब कभी अचानक दर्द होता है फेस में, आइज़ में, नॉस्ट्रल्स में, उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं, ठीक है। इसके जो मेडिकेशंस है वो क्या करते हैं कि जब आप वो देते हैं तो वो दर्द को कम करते हैं जो कि हमारे फेस में होता है। उसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं? कार्बामेज़ेपिन है, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑक्सारबेज़ेपिन है, ट्रेलेप्टल के नाम से जो आता है, लेमोट्रेगीन है, और फेनाटोइन, और ये सारे ड्रग्स हैं जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में यूज़ होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वही बताए गए हैं कि कन्फ्यूजन, डिजीनेस, और वही ये तो तकरीबन हर ड्रग का यही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। एंटीस्पेज़मोडिक एजेंट्स। एंटीस्पेज़मोडिक एजेंट्स वो एजेंट्स है जो कि मसल रिलैक्स करते हैं, ठीक है, जिससे बेक्लोफेन है। तो बेक्लोफेन क्या है? मसल रिलैक्सेंट्स है जो कि कार्बामेज़ेपिन और फेंटोनाइन के साथ हम देते हैं। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का सर्जरी की जाती है। एंटी माइग्रेन पे आते हैं। माइग्रेन आप सबको पता है कि जो हाफ हेडेक होता है, आधे सर का जो दर्द होता है, उसको हम कहते हैं। और इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि हेडेक के जो टाइप्स है, साइनस, क्लस्टर, टेंशन और माइग्रेन। साइनस जो है हमारे साइनोसिस में होता है, ये आपको बताया गया है। क्लस्टर आपके आइज़ के पीछे, या तो एक आई में या फिर दूसरी में, ओनली इन वन आई, ठीक है। टेंशन जो है आपके पूरे सर में होता है, और माइग्रेन हाफ हेड में जो दर्द होता है उसको हम एंटी माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं। और उसके लिए जो ड्रग है वो एंटी माइग्रेन होता है। अच्छा, इसके लिए हम सिंपल एनाल्जेसिक जो दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं, एस्पायरिन और पैरासीटामोल वगैरह यूज़ करते हैं, एनसेड। और अगर उसके साथ उल्टी वगैरह आ रही है तो फिर हम उसके साथ एंटी एमेटिक्स देते हैं। इसके अलावा 5-HT1 एगोनिस्ट देते हैं जो कि माइग्रेन के लिए यूज़ होता है, स्पेशली क्रॉनिक माइग्रेन जो होता है उसके लिए। एल्मोट्रोपिन, ट्रेप्टेन वाले जितने भी ड्रग्स हैं ये माइग्रेन के लिए यूज़ होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, इसमें एहतियाती तदाबीर, कॉशंस जो है वो क्या है कि आपने जो है इसको हेपेटिक, किसी को लीवर का मसला है तो ये ड्रग नहीं देने, प्रेगनेंसी में नहीं देने, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये नहीं देने। साइड इफ़ेक्ट्स वही है, सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग और हीट और हैवीनेस और ये सारी चीज़ें। एंटीएमेटिक ड्रग्स वो है जो कि हम उल्टी कम करने के लिए, उल्टी को कंट्रोल करने के लिए, वोमिटिंग कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड है, डोमपेराडोन है, ठीक है, और फिनोताइजीन है, एंटीहिस्टामिन, एंटीएमेटिक्स, ये सारी वो ड्रग्स है जो कि हम एज अ एंटीएमेटिक यूज़ करते हैं। और ये स्पेशली उन चीज़ों में देते हैं अगर माइग्रेन की वजह से आपको वोमिटिंग हो रही है तो फिर आप ये ड्रग्स दे सकते हो।
स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके मसल्स को जो है वो रिलैक्स करते हैं। मसल्स को हमने कब रिलैक्स करना होता है, जब किसी की सर्जरी हो रही होती है तो हमने मसल को रिलैक्स करना होता है। और सर्जरी को जब हम सर्जरी में जो मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। ये क्या काम करते हैं कि एसिटाइलकोलिन को कम करते हैं ताकि आगे जाके नर्व इम्पल्स पास ना हो और दर्द का जो सेंसेशन है वो फील ना हो बंदे को, ठीक है। दूसरा इसमें है स्पेज़मोलाइटिक्स। अगर किसी के मसल बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, जाम हो रहे हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पाता, उसको हमने रिलैक्स करना है, कोई सर्जरी वगैरह नहीं है, ऐसे ही रिलैक्स करना है तो फिर हम स्पेज़मोलाइटिक्स देंगे। लेकिन अगर हमने सर्जरी के लिए देने तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स देंगे। अच्छा, इसमें वही बताया गया है कि कब कब दे सकते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है वो एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जा रहे होते हैं तो उसके दरमियान आ जाता है, उसको ब्लॉक करता है ताकि सिग्नल आगे ना जाए और ब्रेन तक जो है वो पेन वगैरह फील ना हो। इसके अलावा ये कुछ ड्रग्स बताए गए हैं। सक्सिनाइलकोलिन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें ट्यूबोकोरेन है और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नाम है, तो ये आप देख लें, मसल रिलैक्सेंट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये अगर आप ओरली देंगे, ठीक है, ये जो ड्रग्स है अगर आप ओरली देंगे, स्पेशली न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स, तो ये काम नहीं करेंगे, इसीलिए ये हम पेरेंटरली देते हैं। नर्सिंग प्रोसेस एंड दैट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ सिंपैथेटिक। ये कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया। अच्छा जी, आते हैं अपने फोल्डर पे वापस। इसमें जो दूसरा है दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो ड्रग्स हैं, मतलब वो ड्रग्स हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम एड्रेनर्जिक या फिर एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं और इसके ख़िलाफ़ जो यूज़ होते हैं वो एंटी एड्रेनर्जिक है। एंटीनर्जिक ड्रग्स वो है जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, मतलब वो सिस्टम जिसमें हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक। तो अगर पूछा जाए कि एड्रेनर्जिक का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ सिम्पैथोमिमेटिक, और वो क्या कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। कब देते हैं पेशेंट को, जब आपको जो है कार्डियोवास्कुलर या कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर ठीक करनी है, ठीक है, या अगर किसी को जो है कार्डियक स्टिमुलेंट है, या किसी को जो है किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, किसी का रिस्पायरेटरी रेट बढ़ाना है, तो हम ये वाले ड्रग्स उसको देते हैं, जिसमें अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट और बीटा 1 एगोनिस्ट आते हैं। अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ओवरऑल वीडियो है। ब्रोंकोस्पेज़म में भी हम यूज़ करते हैं। इसके जो ड्रग्स हैं वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या काम करता है, हमारा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये जो है अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कराएगा, किस चीज़ के ज़रिए, वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा। अगर आप हाई डोज में दोगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, और अगर आप लो डोज में दोगे तो वेजो डायलेशन होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, देख सकते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये जो है स्पेशली वेजो कंस्ट्रक्टर है, कि अगर आप किसी को ये ड्रग दोगे तो उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो उसमें ज़्यादा होगा। इसके अलावा अल्बिट्रोल है। अल्बिट्रोल जो है बीटा 2 रिसेप्टर पे ज़्यादा काम करता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको ये बताए गए हैं। इसमें आपने बस नाम याद रखने हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के, जो भी नाम है। डोपामीन है। डोपामीन क्या काम करता है, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक में हम यूज़ करते हैं, और हाइपोटेंशन स्पेशली किसी की जब लो ब्लड प्रेशर होती है उसमें हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। डोबाटामीन है तो इसमें भी वही बीटा 1 पे ज़्यादा काम करते हैं, और मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट को ज़्यादा कंट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट को ज़्यादा कराते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। अब एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, मतलब ये जो हमने अभी पढ़े इसके अगेंस्ट जो है वो जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, अगर हमने वो इफ़ेक्ट कम करने वो हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यूज़ करेंगे। डेफिनेशन आपको बताई गई है। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सिंपैथोलाइटिक या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। इसमें अल्फ़ा 1, बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसका मेकेनिज़म ऑफ एक्शन वही है कि ये जाके आपके
ब्लड वेसल और आपके आर्टरीज वेंस को डायलेट करेंगे, जिसमें आपका ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, कंस्ट्रक्शन होंगे, आपके प्यूपिल कंट्रैक्ट होंगे और जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएंगी। इसके अलावा ये ड्रग जो है वो आपके आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बताया हुआ है कि जब आप लेटे हुए हैं और आप बिल्कुल मतलब लेटे हुए और आप उठ जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इसको हम आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये ड्रग्स में जो है वो भी कॉज करा सकते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉपी में जो है वो हेल्प कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होते हैं। इसके आपको ड्रग बताए गए हैं, ये आप इनके नाम दे सकते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर कौन कौन से हैं? टोलाजोलिन और फेंटोलोमाइन, मेजाइलेट और ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कार्डियक डिसरिथमियाज और हाइपोटेंशन वगैरह है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है वो ब्लॉकर है जो स्पेशली बीटा रिसेप्टर पे जाके काम करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। इसमें जो है क्या होगा, आपका हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, मतलब आपका जो है ब्लड प्रेशर कम होगा और ये सारी चीज़ें इसमें कम होगी। मतलब बीटा ब्लॉकर है तो हार्ट रेट और रिस्पायरेटरी रेट इसमें कम होगा, इसमें बस आप इतना याद रखें, ठीक है। अच्छा, जब आप ये बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो कब देंगे? जब किसी का इसका काम क्या है, काम आपको याद होगा तो आपको पता होगा। काम ये है कि ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, तो बीटा ब्लॉकर आप कब देंगे? जब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी को एंजाइना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो उसमें हम देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ग्लूकोमा में भी देते हैं जब किसी को जो है वो किसी को आँख के मसले होते हैं, आँख के अंदर जब आईओपी जो इंट्रा एक्यूलर प्रेशर है जब वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ये उसमें भी इसके आपको एग्जांपल नीचे बताए गए थे, बीटाजिलोल और टिमोलोल, ये इसके ड्रग्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट पैरासिम्पथेटिक। नेक्स्ट वन इज़ ये सिंपैथेटिक था, अब हम पैरासिम्पथेटिक पढ़ेंगे। पैरासिम्पथेटिक में जो है ये वो ड्रग्स हैं जो कि हम सिंपैथेटिक के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम वो था जिसमें आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं और पैरासिम्पथेटिक में आप बिल्कुल पीस में होंगे, आराम में होंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। अच्छा जी, एसिटाइलकोलिन में आपने जो है याद रखना है, एसिटाइलकोलिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके नर्व इम्पल्सेस में काम करता है। मतलब आपका नर्व इम्पल्स जो है आपके न्यूरॉन के ज़रिए जो सिग्नल जाते हैं उसमें काम करते हैं, ठीक है। इसके दो किस्म के रिसेप्टर हैं, मतलब एसिटाइलकोलिन जाके आपके बॉडी के अंदर दो किस्म की जगहों पे जो है काम करेगा। एक है निकोटिनिक रिसेप्टर, एक है मस्कुरेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर वो है जो आपके स्केलेटल मसल के साथ अटैच है, मतलब आपका स्केलेटल मसल जो है वो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर वहाँ पे मौजूद है। और जो आपके स्मूथ मसल है, कार्डियोवास्कुलर, ब्लैडर और रिस्पायरेटरी के जो मसल है वो आपके मस्कुरेनिक रिसेप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे मस्कुरेनिक रिसेप्टर मौजूद होंगे। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज वो है, ये एक एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन को ख़त्म करता है, ख़त्म नहीं बल्कि ब्रेक करता है, उसके फंक्शन को रोकता है, ठीक है। अच्छा जी, एसिटाइलकोलिन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम और भी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर एसिटाइलकोलिन की कमी आ जाए बॉडी में तो इसकी वजह से दो किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस और अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और वो जो एसिटाइलकोलिन है या दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है वो बंद कर देते हैं और एसिटाइलकोलिन उसके साथ अटैच नहीं हो पाता, तो उसमें मसल वीक हो जाते हैं और आईलेड जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ में जो है ब्रेन जो है थोड़े से डीजनरेशन की तरफ चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और इसमें स्पेशली जो है जहनीत ख़राब हो जाती है और मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी होती है। अब नेक्स्ट इसके जो ड्रग्स है दैट इज़ कोलिनर्जिक ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स जो कि आपको आरामदेह सिचुएशन में लाते हैं। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, किसी का रिस्पायरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम जो ड्रग्स देंगे उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स, या फिर हम उसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम आपने याद रखने हैं। इसमें जो है कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मस्कुरेनिक पे जाके काम करते हैं, ठीक है।
ये आपको इसके इंडिकेशंस बताए गए हैं कि कब कब आपने देने हैं। मस्तीनिया ग्रेविस में दे सकते हो, अल्जाइमर डिजीज़ में दे सकते हो, यूरिनरी रिटेंशन में दे सकते हो, किसी को जो है वो पैरालिटिक इलियस है, मतलब किसी का स्टूल पास नहीं हो रहा, गैस जमा हो रहा है बहुत ज़्यादा अंदर, ठीक है, तो उसमें दे सकते हैं। मायोसिस के अंदर दे सकते हो। मायोसिस मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ आई प्यूपल, ठीक है। ग्लूकोमा में दे सकते हो, या अगर आपने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दिए हुए, कोई ओवरडोजिंग हुई है, तो उसमें आप ये कोलिनर्जिक दे सकते हो। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का जो एंटीडोट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? एट्रोपिन, ठीक है। एंटीडोट है कोलिनर्जिक का। कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसको कम करने के लिए एट्रोपिन दोगे। ग्लूकोमा का ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके एक्वियस ह्यूमर जो है बॉडी के आइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जो एक किस्म की पानी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है। उसकी वजह से हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है और लॉस ऑफ विजन होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोमा। तो जब हम कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं तो उसमें ग्लूकोमा में हेल्प करते हैं। कैसे कि पीपल जो है वो उसको और एडजेसेंट मसल को थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो आईओपी है या जो ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है एक्वियस ह्यूमर की वजह से, तो वो बाहर निकल जाता है और अंदर की तरफ प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसके जो ड्रग्स है दैट इज़ बीथेनिकोल और पिलोकार्पिन, ये ड्रग आप दे सकते हो कि ज़्यादातर जो है वो ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस में जो होते हैं वो है न्यूस्टेगमीन, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। इसके अलावा पायरोडिस्टेगमीन ब्रोमाइड, जो कि मॉडरेट एक्टिंग है, और एम्बिनोनियम जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अल्जाइमर में यूज़ होता है दैट इज़ टेक्रीन, जो कि मतलब अल्जाइमर के साइन सिम्टम को ट्रीट करने में यूज़ होता है। और इसकी एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर टॉक्सिसिटी करा सकता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स आपको वही बताए गए हैं जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर ड्रग के तकरीबन यही साइड इफ़ेक्ट है। काउंटर इंडिकेशन वही है कि मतलब किस किस को आप नहीं दे सकते। यूरिनरी और जीआई ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, किसी को यूरिनरी या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का कोई मसला हो उसमें नहीं दे सकते। किसी को एब्डोमिनल कंडीशन हो, किसी को आस्थमा हो मतलब सांस की बीमारी हो, किसी को करोनरी आर्टरी की डिजीज़ हो, हार्ट के जो आर्टरीज अपने होते हैं उसकी कोई डिजीज़ हो तो नहीं दे सकते। पेप्टिक अल्सर में नहीं दे सकते। या किसी को जो है जो कि सक्सिनैल कुलीन, किसी को वो बंदा जो कि ऑलरेडी मसल रिलैक्सेंट्स ले रहा हो तो उसको भी आप ये ड्रग नहीं दे सकते। नर्सिंग इंटरवेंशन बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब पढ़ते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक के ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? पैरासिम्पेथोलाइटिक एजेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम जो है इसके जो दूसरे नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो है इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि ये जो है ट्रिमर और रिजिडिटी मसल की सख्ती को ये कम करते हैं, हार्ट रेट को ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन जो है वो बढ़ाते हैं और रिस्पायरेटरी सिक्रीशन को जो है कम करते हैं, मोर्टेलिटी जीआईटी पेरिस्टालसिस को कम करते हैं। माइड्रियासिस मतलब प्यूबल डायलेशन कराता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और साइक्लोपीजिया मतलब पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ द आई के जो मसल्स है वो बिल्कुल जब रुक जाते हैं, ठीक है, पैरालिसिस कराता है उन मसल्स का, इसको हम साइक्लोपीजिया कहते हैं। ये दो अल्फाज जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कब कब दे सकते हो, मतलब इंडिकेशंस क्या क्या है? तो जीआई डिसऑर्डर में दे सकते हो, जीनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर में दे सकते हो, अप्थल्मोलॉजी कोई आइज़ का कोई डिसऑर्डर उसमें दे सकते हो, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में दे सकते हो, कार्डियक डिसऑर्डर में दे सकते हो, पार्किंसन में दे सकते हो, और ऑपरेशन से पहले या बाद में दे सकते हो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही है, देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मतलब इसके जो ड्रग्स है वो है एट्रोपिन सल्फेट, और इसके अलावा अर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है तो वो आप उस वीडियो में देख लें। इसके अलावा एट्रोपिन है, एट्रोपिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एट्रोपिन जो है वो एसिटाइल कोलिन की इनहिबिशन कराता है, एसिटाइल कोलिन को कम कराता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट रेट ज़्यादा होता है, सिक्रीशन कम होती हैं, ब्रोंकाई डायलेट होते हैं, और इसकी वजह से इस एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है? फिजोस्टेगमीन, याद रखने वाला पॉइंट है।
इसके साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एट्रोपिन आप कब कब नहीं दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में नहीं दे सकते, ग्लूकोमा में नहीं दे सकते, और टेकिरेदिमिया या जो फास्ट हार्ट रेट होता है उसमें आप नहीं दे सकते। अदर एग्जांपल वो है एप्राट्रोपियम, जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। स्कोपोलामीन, ये भी एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है। और इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन बताए गए हैं, ये आप एक नज़र देख लें। बाकी जो ड्रग्स के नाम है वो थोड़े बहुत याद कर लें, और जो इसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फार्मा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।